स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि तमाम लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहें। अगर आप अपने सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले बुक और नोट बुक अपने पास रख लें। उसके बाद आप चैनल की प्ले लिस्ट में जाएँ। प्ले लिस्ट में आपको अपने सब्जेक्ट से मुतल्लिका तमाम वीडियोज़ तरतीब वाइज मिल जाएंगी। अगर आप डायरेक्ट किसी एक्सरसाइज को एक्सेस करना चाहते हैं तो सर्च बार में जाकर पहले क्लास मेंशन करें। क्लास के साथ आगे जो एक्सरसाइज आप देखना चाहते हो उस एक्सरसाइज को मेंशन करें। एक्सरसाइज के बाद बाय सर अहमद राउ लिख दें तो आपके पास मतलूबा जो एक्सरसाइज होगी उसकी वीडियोस आ जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं क्लास 8 के जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम क्लास 8 की मैथ शुरू करने जा रहे हैं क्योंकि कुछ स्कूल्स में ऑक्सफोर्ड वालों का सिलेबस फॉलो किया जाता है, तो हम क्लास 8 की मैथ जो ऑक्सफोर्ड वालों की है वो शुरू करने जा रहे हैं। बुक का नाम है न्यू काउंट डाउन थर्ड एडिशन क्लास 8। ये क्लास 8 की नई बुक आई है, थर्ड एडिशन नया आया है। इसके जो प्रीवियस एडिशन थे, सेकंड एडिशन और फर्स्ट एडिशन, उन एडिशन की तो बुक भी नेट पे दस्तयाब है और यूट्यूब पे उनके लेक्चर भी मौजूद है। लेकिन ये जो नया एडिशन आया है थर्ड एडिशन, इसकी ना तो बुक अवेलेबल है पीडीएफ फॉर्म में और ना ही इसके यूट्यूब वगैरह पे लेक्चर मौजूद हैं। तो स्टूडेंट्स की फरमाइश पे मैं इस बुक्स के लेक्चर आपको करवाने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरा साथ देंगे और मैं आपका साथ दूंगा। इंशाल्लाह हम ये जो सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत अच्छा रहेगा। मेरी कोशिश होगी कि आपको नहायत ही आसान तरीके से समझाया जाए ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। तो चले अब हम शुरू करते हैं इस बुक का चैप्टर नंबर 1। अब हम देखें इस बुक का यूनिट नंबर 1 शुरू करने जा रहे हैं। यूनिट नंबर 1 का नाम है ऑपरेशंस ऑन सेट। इस यूनिट में हम क्या करेंगे, सेट पे ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे। सेट के बारे में आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है। यह देखें, फिर मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। ये देखें, मैंने सेट की डिफिनीशन लिखी हुई है। सेट क्या होता है? सेट इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट हमारे पास एक ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होती है। ऑब्जेक्ट्स को हम इकट्ठा करके लिख दें तो वो हमारे पास क्या बन जाता है? सेट बन जाता है। फिर आगे कहता है वी राइट सेट इन 3 डिफरेंट नोटेशन। सेट्स को लिखने के लिए हमारे पास 3 डिफरेंट नोटेशन हैं। पहली आ जाती है टेबुलर नोटेशन, दूसरी डिस्क्रिप्टिव और तीसरी सेट बिल्डर नोटेशन आ जाती है। टेबुलर नोटेशन में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स को हम करली ब्रैकेट्स, इनको करली ब्रैकेट्स कहते हैं। करली ब्रैकेट्स के अंदर हम ऑब्जेक्ट्स को लिख देते हैं, तो यह जो फॉर्म है इसको हम कहते हैं टेबुलर फॉर्म। देखिए, मैंने एक सेट लिख दिया, सेट के अंदर मैंने ये नेचुरल नंबर लिख दिए। नेचुरल नंबर आपको पता है जो 1 से शुरू होते हैं। तो ये देखिए, मैंने फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर लिख दिए, तो ये हमारे पास फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर का सेट बन गया है। इस फॉर्म को टेबुलर फॉर्म कहते हैं। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम क्या करते होते हैं, सेट को स्टेटमेंट की सूरत में या वर्डिंग की सूरत में लिखते हैं। जिस तरह देखिए, ये फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर का सेट था, इसको मैं अगर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखता हूँ तो क्या करूँगा, देखिए मैंने लिख दिया सेट ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर। इसको मैंने वर्डिंग में या स्टेटमेंट की सूरत में लिख दिया, तो यह हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म आ गई है। सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करते होते हैं, सेट को रूल्स या कंडीशंस की सूरत में लिखते हैं। जिस तरह देखें, ये जो हमारे पास सेट ऑफ फर्स्ट 15 नंबर था, इसको मैं रूल्स या कंडीशन की सूरत में लिखता हूँ। तो देखें मैंने क्या किया, एक्स सच दैट एक्स ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन इक्वल टू 15। मैंने कहा कि एक्स हमारे पास ऐसे नंबर होंगे जो 1 से ग्रेटर होंगे। मैंने इस पर कंडीशन लगा दी है, 1 से ग्रेटर होंगे और 15 से लेस या 15 के इक्वल होंगे। ये देखिए, इक्वल का साइन 15 को भी शामिल कर रहा है और 15 से लेस तमाम नंबर्स आ जाएंगे। तो ये जो मैंने इस कंडीशन की सूरत में सेट को लिख दिया है, इसको हम कहते हैं सेट बिल्डर्स फॉर्म। तो यह सेट को लिखने की 3 फॉर्म थी, ये मैंने आपको समझा दी है। बाकी अगर आप इनकी डेफिनीशंस वगैरह करना चाहें तो वो बुक से आप कर सकते हैं। जिस वक्त आप लेक्चर अटेंड कर रहे हो तो बुक और नोट बुक लाजमी अपने पास रखें। हमने सेट और सेट को लिखने के तरीके पढ़ चुके हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं सब सेट के बारे में कि सब सेट्स कौन सा होता है। तो देखिए, सब सेट की मैंने डेफिनीशन लिखी हुई है। अ सेट इज सब सेट
ایک سیٹ کو ہم سب سیٹ کہیں گے آف این ادر سیٹ, دوسرے سیٹ کا ہم اسے سب سیٹ کہیں گے if every element of set is also element of other set. اگر ایک سیٹ کا ہر ایلیمنٹ دوسرے سیٹ میں بھی آ رہا ہے تو پھر ہم اس سیٹ کو کہیں گے کہ وہ دوسرے سیٹ کا سب سیٹ ہے. جس طرح دیکھیں میں نے اے اور بی دو سیٹ لے لیے. اب دیکھیں یہ جو بی سیٹ ہے اس میں جو ایلیمنٹس آ رہے ہیں 1 اور 2 آ رہے ہیں, اور یہ جو بی کے ایلیمنٹ یہ اے میں بھی آ رہے ہیں. دیکھیں دونوں ایلیمنٹ اے میں بھی آ رہے ہیں تو ہم کہیں گے کہ بی اے کا سب سیٹ ہے. اسے ہم لکھ دیں گے بی سب سیٹ آف اے. اسے ہم سب سیٹ پڑھتے ہیں, بی سب سیٹ ہوگا اے کا. اسی طرح پھر آگے دیکھیں پراپر سب سیٹ آ جاتا ہے. پراپر سب سیٹ کون سا ہوتا ہے کہ بی سب سیٹ ہو اے کا لیکن اے سب سیٹ نہیں ہو بی کا. پراپر سب سیٹ میں کہتا ہے کہ بی تو اے کا سب سیٹ ہو لیکن اے بی کا سب سیٹ نہ ہو. جس طرح دیکھیں اسی والی اگزامپل میں بی کے جو ایلیمنٹس ہیں وہ اے میں آ رہے ہیں لیکن اے کے ایلیمنٹس بی میں نہیں آ رہے ہیں, کیونکہ دیکھیں اے میں ایک ایکسٹرا ایلیمنٹ آ رہا ہے 3 بی میں نہیں آ رہا ہے. تو ہم نے کہا کہ اے سب سیٹ نہیں ہے بی کا. جب یہ والا کیس ہوگا تو پھر ہم بی کو کہیں گے کہ وہ پراپر سب سیٹ ہے. امپراپر سب سیٹ میں کیا ہوتا ہے کہ بی بھی سب سیٹ ہوگا اے کا اور اے بھی سب سیٹ ہوگا بی کا, دونوں ایک دوسرے کے سب سیٹ ہوں گے تو پھر ہم ان کو کہیں گے امپراپر سب سیٹ. جس طرح دیکھیں اے ہمارے پاس آ رہا ہو 1 2 3 اور بی بھی ہمارے پاس آ رہا ہو 1 2 3. اب دیکھیں اے کے تمام ایلیمنٹس بی میں آ رہے ہیں تو ہم لکھ سکتے ہیں کہ اے سب سیٹ ہے بی کا. اسی طرح بی کے جو ایلیمنٹس ہیں وہ اے میں آ رہے ہیں تو ہم لکھ سکتے ہیں کہ بی سب سیٹ ہے اے کا. دونوں ایک دوسرے کے سب سیٹ ہیں تو لہٰذا اس سچویشن کو کیا کہیں گے امپراپر سب سیٹ. اب دیکھیں ہم نیکسٹ پاور سیٹ کی ڈیفینیشن کرنے جا رہے ہیں کہ پاور سیٹ کون سا ہوتا ہے. تو یہ میں نے پاور سیٹ کی ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے. اف اے از اے سیٹ, اے ہمارے پاس کوئی سیٹ ہے, کہتا ہے دی سیٹ آف آل سب سیٹس آف اے. ایک ہم نیا سیٹ بنائیں گے جس میں اے کے تمام سب سیٹ آ رہے ہوں گے تو وہ جو نیا سیٹ ہمارے پاس بنے گا اس کو ہم کہیں گے پاور سیٹ. دیکھیں جس طرح میں اے ایک سیٹ لے لیتا ہوں, اے میں سیٹ لے لیا, اس میں ایلیمنٹ لے لیتا ہوں 2 4 8, یہ 3 میں نے ایون نمبرز لے لیے. اب اے کے میں تمام سب سیٹ لکھ لیتا ہوں, ایک میں نیا سیٹ بناتا ہوں جسے میں پاور سیٹ آف اے کا نام دیتا ہوں, پاور سیٹ آف اے. یہ ہمارے پاس ایک نیا سیٹ بنے گا اور یہ جو سیٹ بنے گا اس سیٹ میں اے کے تمام سب سیٹ آ رہے ہوں گے. تو دیکھیں جب ہم پاور سیٹ بناتے ہیں تو پاور سیٹ میں جو پہلا سب سیٹ آتا ہے وہ ہمارے پاس ایمٹی سیٹ ہوتا ہے, کیونکہ یہ جو ایمٹی سیٹ ہے وہ ہر سیٹ کا سب سیٹ ہوتا ہے. پھر یہ جو تمام ایلیمنٹس آ رہے ہیں ان کو ہم الگ الگ کر کے لکھیں گے. 2 آ جائے گا, آگے 4 آ جائے گا, پھر 8 آ جائے گا, پھر آگے 2 2 ہم لکھیں گے. دیکھیں جس طرح 2 اور 4 آ جائیں گے, پھر 4 اور 8 آ جائیں گے, 4 اور 8 کے بعد 2 اور 8 آ جائیں گے, اور اینڈ پہ یہ جو پورا سیٹ ہے یہ آ جائے گا 2 4 8. کیونکہ ہر سیٹ اپنے آپ کا سب سیٹ بھی ہوتا ہے. تو ابھی دیکھیں یہ ہمارے پاس اے کے تمام سب سیٹ کا ایک نیا سیٹ بن گیا ہے. تو یہ جو نیا سیٹ آیا ہے اسے ہم کیا کہیں گے پاور سیٹ کہیں گے. اگر ہم نے دیکھنا ہو کہ یہ جو ہمارے پاس سیٹ دیا ہوا ہے اس کی کتنے پاور سیٹ کتنے سب سیٹ بنیں گے تو اس کے لیے ہمارے پاس فارمولا ہوتا ہے 2 کی پاور n. n جو ہوتا ہے اس کے ایلیمنٹس کی تعداد ہوتی ہے. جس طرح دیکھیں سیٹ اے میں ہمارے پاس کتنے ایلیمنٹ آ رہے ہیں 1 2 3, تو n کی ویلیو ہم 3 لگا دیں گے تو یہ ہو جائے گا 2 کی پاور 3
2 की पावर 3 आपको पता है 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2s are 4 और 4 2s are 8 हो जाएगा हमारे पास। तो इस सेट के हमारे पास कितने सब सेट आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे। तो अब हम देखते हैं कि ये जो हमने सब सेट बनाए ये 8 ही आ रहे हैं। देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 पूरे हैं। इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास पावर सेट आ रहा है ये सही बन रहा है क्योंकि इसमें पूरे सब सेट आ रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स आ जाता है। पहले हम देखते हैं यूनियन क्या होता है। कहता है यूनियन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेट्स। यूनियन दो सेट्स का कॉम्बिनेशन होता है। जब हम दो सेट्स को मिला के लिख देते हैं तो वो हमारे पास उन दो सेट्स का यूनियन आ जाता है। जिस तरह देखिए हमारे पास ये दो सेट दिए हुए हैं, एक हमारे पास सेट ए और सेट बी। इन दोनों का जब मैं यूनियन निकालूंगा तो ये हमारे पास हो जाएगा ए यूनियन बी। यूनियन के लिए हम यू का साइन यूज़ करते हैं। देखिए अब क्या है, दोनों का कॉम्बिनेशन है तो दोनों को मैं कंबाइन करके लिख देता हूँ 1 2 3। ये देखें 4 इधर भी आ रहा है, 4 इधर भी आ रहा है, तो 4 को हम 2 टाइम नहीं लिखेंगे बल्कि 1 टाइम लिखेंगे 4 और आगे आ जाएगा 5 6। जो नंबर अगर रिपीट हो रहा होगा दोनों सेट्स में तो उसको 1 टाइम ही लिखेंगे। ये 4 5 6 देखे तो अब दोनों सेटों को मैंने कंबाइन करके लिख दिया तो ये हमारे पास यूनियन आ गया। नेक्स्ट हमारे पास इंटरसेक्शन होता है। कहता है इंटरसेक्शन इज द कॉमन और सिमिलर एलिमेंट ऑफ बोथ सेट्स। इंटरसेक्शन हमारे पास क्या होता है, दोनों सेटों के जो कॉमन या सिमिलर एलिमेंट्स आ रहे होते हैं, एक जैसे जो दोनों सेटों में आ रहे होते हैं उनको हम लिख देते हैं तो वो हमारे पास इंटरसेक्शन आ जाता है। जिस तरह देखिए वही वाले दोनों सेट ए और बी मैंने ले लिए। अब अगर ए और बी का मैं इंटरसेक्शन निकालता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन के लिए हम ये वाली साइन यूज़ करते हैं। अब ए और बी का मैं इंटरसेक्शन निकाल रहा हूँ तो देखें इंटरसेक्शन क्या है, दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट जो दोनों में आ रहे होंगे। तो देखिए 1 इसमें आ रहा है लेकिन इस सेट में नहीं आ रहा, 2 इधर आ रहा है उधर नहीं आ रहा, इसी तरह 3 इस सेट में आ रहा है लेकिन इस सेट में नहीं आ रहा। ये 4 देखें दोनों में कॉमन आ रहा है, 4 दोनों सेट्स में आ रहा है तो 4 हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट 5 इधर आ रहा है लेकिन इधर नहीं आ रहा, 6 इधर आ रहा है लेकिन इस सेट में नहीं आ रहा। तो जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो सिर्फ हम इंटरसेक्शन में लिखेंगे। तो ये हमारे पास ए और बी दोनों सेटों का इंटरसेक्शन 4 आ गया। अब अगर यूनियन और इंटरसेक्शन को हम वेन्यू डायग्राम से शो करना चाहें, देखें ये हमारे पास एक सेट ए और दूसरा सेट बी है। ए में हमारे पास कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, 1 2 3 4 और बी में आ रहे हैं 4 5 6। जब हम यूनियन लेते हैं तो क्या करते हैं, दोनों को कंबाइन करके लिख देते हैं। तो देखें इन दोनों सेटों को मैं कंबाइन कर दूंगा, ये मैंने दोनों को कंबाइन कर दिया। इधर आ जाएंगे 1 2 3 4, दोनों में आ रहा था तो 4 को मैंने 1 टाइम लिख दिया और नेक्स्ट आ जाएगा 5 6। ये अब जो दोनों का कॉम्बिनेशन है ये तमाम, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों सेटों का यूनियन आ जाएगा। और अगर हम इंटरसेक्शन लेना चाहें तो इंटरसेक्शन में वो ही आएगा जो दोनों सेटों में कॉमन होगा। देखें 1 2 3 4 5 6, 4 और 4 दोनों में कॉमन था तो इंटरसेक्शन में हमारे पास ओनली ये वाले रीजन आएगा जिसमें 4 आ रहा है हमारे पास। तो ये हमारा इंटरसेक्शन का आंसर आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास कुछ लॉज आ जाते हैं। फर्स्ट है हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ, सेकंड एसोसिएटिव लॉ और आगे नेक्स्ट 2 और लॉज दिए हुए हैं, ये 4 लॉज हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ। तो कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है हमारे पास कि अगर हमारे पास ए यूनियन बी हो या बी यूनियन ए, मतलब अगर दोनों की जगह चेंज कर दें, बी को पहले लिख दें और ए को बाद में लिख दें तो दोनों का आंसर सेम ही आएगा। ए यूनियन बी और बी यूनियन ए दोनों का आंसर सेम ही आएगा, इसे कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ ने। और अगर हमारे पास यूनियन की जगह इंटरसेक्शन हो, ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन ए, तो इन दोनों का आंसर भी हमारे पास सेम आएगा।
इसे कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन, क्योंकि देखें इसमें यूनियन का साइन आ जाता है तो इसे कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन, और इसमें इंटरसेक्शन आ जाता है तो इसे हम कहेंगे कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है कि अगर हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी हो या ए यूनियन बी यूनियन सी हो, लेफ्ट साइड में देखें बी और सी का यूनियन ब्रैकेट के अंदर आ रहा है और ए बाहर आ रहा है। राइट साइड में देखें ए और बी ब्रैकेट के अंदर आ रहे हैं और सी बाहर आ रहा है, लेकिन कहता है कि फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। चाहे हम ए यूनियन बी यूनियन सी लें या ए यूनियन बी यूनियन सी लें, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। तो इसे कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। इसमें यूनियन की जगह इंटरसेक्शन भी आ सकता है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी या ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। दोनों केस में हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम ही आएगा, तो ये हमारे पास एसोसिएटिव लॉ आ जाता है। नेक्स्ट टू लॉज हमारे पास ये वाले आ जाते हैं। थर्ड आ जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और फोर्थ आ जाता है डिमार्गन्स लॉ। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, अगर हमारे पास ए यूनियन ब्रैकेट के अंदर बी इंटरसेक्शन सी आ रहा हो तो इनको हम डिस्ट्रीब्यूट करके लिख देंगे। डिस्ट्रीब्यूट किस तरह करेंगे, पहले ए और बी का यूनियन ले लेंगे, फिर ए और सी का यूनियन ले लेंगे। पहले आ जाएगा हमारे पास ए यूनियन बी, दरम्यान में इंटरसेक्शन की साइन इसी तरह ही आएगी, और नेक्स्ट आ जाएगा ए यूनियन सी। ये देखें हमने इन टर्म्स को डिस्ट्रीब्यूट करके लिख दिया, तो यह हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया। अगर इधर इंटरसेक्शन आ रहा हो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, फर्स्ट केस में देखें बाहर यूनियन आ रहा था और ब्रैकेट के अंदर इंटरसेक्शन आ रहा था। अब मैंने बाहर इंटरसेक्शन ले लिया और ब्रैकेट के अंदर यूनियन ले लिया, तो देखें क्या हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, दरम्यान में यूनियन की साइन इसी तरह ही आएगी, और फिर हो जाएगा ए इंटरसेक्शन सी। ये जो हम टर्म्स को डिस्ट्रीब्यूट करके लिख देते हैं तो इसे क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आगे हमारे पास आ जाता है डिमार्गन लॉ। डिमार्गन लॉ क्या होंगे कि अगर हमारे पास ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट आ जाए तो ये हमारे पास इक्वल होगा ए कंप्लीमेंट, यूनियन की जगह इंटरसेक्शन आ जाएगा, और बी कंप्लीमेंट। मतलब अगर ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट आ रहा हो तो जब हम ए का और बी का कंप्लीमेंट अलग अलग करेंगे तो यूनियन की जगह इंटरसेक्शन आ जाएगा, और अगर ब्रैकेट के अंदर इधर इंटरसेक्शन आ रहा हो ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट, तो यह फिर हमारे पास हो जाएगा ए कंप्लीमेंट, इंटरसेक्शन की जगह यूनियन आ जाएगा और आगे बी कंप्लीमेंट। यहाँ जो कंप्लीमेंट आ रहा है, कंप्लीमेंट हमारे पास क्या होता है, फ़र्ज़ किया कि मैं ए का कंप्लीमेंट निकालता हूँ, ए कंप्लीमेंट, तो ए कंप्लीमेंट हमारे पास क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में से जब हम ए को माइनस करते हैं, यूनिवर्सल सेट में से जब हम ए को माइनस करेंगे तो वो हमारे पास ए का कंप्लीमेंट आ जाएगा। ये नेक्स्ट जब हम आगे एक्सरसाइज करेंगे तो एक्सरसाइज में ये तमाम चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। आज हमने इस चैप्टर की कुछ डेफिनीशंस और ये 4 लॉज किए हैं जो कि एक्सरसाइज से पहले करना ज़रूरी थे, तो आज आप इन डेफिनीशंस और लॉज की रिवीजन करें, इनको रिवाइज़ करें ताकि आपके जहन में आ जाए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कल इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे।